दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज जो है हम जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ रहे थे ऑलरेडी। तो जम्मू कश्मीर के कुछ भाग को हम लोगों ने पढ़ लिया। यहाँ पे 30% जो पीओके का एरिया था उसके बारे में पढ़ा, और ये यहाँ पे जो 10% अक्साई चीन था इसके बारे में भी पढ़ा। जो अब जो हमारा क्लास होने वाला है इसमें अब हम आंतरिक देखते हैं कि हमारा जो बाकी 60% जो हमारा यहाँ पे है, 60% जो हिस्सा हमारा आता है हम उसके बारे में देखेंगे। तो मैंने आपको कल लास्ट क्लास में बताया कि ये वाला जो एरिया था ये कश्मीर था, ये जम्मू था और ये लद्दाख था। लेकिन वर्तमान 2019 में क्या किया गया, इसको बना दिया गया जम्मू एंड कश्मीर, और ये वाले पूरे एरिया को लद्दाख बना दिया गया। ठीक है, ताकि क्या हो सके, जो कश्मीर में होने वाला विद्रोह है और कश्मीर में जो आतंकी हमले होते हैं उनको रोका जा सके। हालांकि मैंने लास्ट क्लास में आपको बहुत ही अच्छे से बताया कि जब यहाँ के राजा हरि सिंह थे और जब वो एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे तो क्या होने लगा कि पाकिस्तान से क्या होने लगे, आतंकवादी यहाँ घुस गए और राजा हरि सिंह के जो भी ये क्या बोलते सेना थे उनको मारने लगे। तो इससे परेशान होकर राजा हरि सिंह ने दिल्ली में नेहरू से मदद मांगी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनसे जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाया, और उसके बाद जो हमारी सेना गई और तभी से ये पीओके का बॉर्डर बन गया। उस तरफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो गया और इस तरफ अक्साई चीन की भी कहानी मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताई। साइनो वॉर में जो है चाइना ये 10% हिस्सा जो है हमारा जम्मू कश्मीर का कवर कर लिया। तो इतनी जानकारी जो मैंने लास्ट 2 लेक्चर में आपको बहुत ही बढ़िया से दे दी। तो अब जो है हम अपने ये वाले लद्दाख और जम्मू कश्मीर के इंटरनल पार्ट को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दर्रा को। दर्रा क्या होता है, इसे इंग्लिश में पास बोलते हैं। पास का मतलब होता है वैसा क्षेत्र होता है, जैसे आपने देखा होगा कि कई सारे पहाड़ के बीच में एक ऐसा क्षेत्र हो जाता है जहां से आने जाने के लिए एक सुविधा हो जाती है, उसे दर्रा कहते हैं। तो जब भी हमारे यहाँ आक्रमणकारी जब भी विदेश से हमारे यहाँ आए, चाहे वो अरब से आए हों या मध्य एशिया से आए हों, वो लोग दर्रा के ही मदद से हमारे भारत में आए। तो जम्मू कश्मीर अगर हम दर्रा की बात करें तो इसमें 4 दर्रे हैं। कितने दर्रे हैं? 4 दर्रे हैं। इनमें चारों आपको बहुत ही डिटेल में बताना चाहता हूँ। देखिए ये 4 दर्रे हैं। दर्रा के बारे में होप आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से समझेंगे कि दर्रा होता क्या है। पास क्या होता है? पास 2 पहाड़ों के मध्य का वैसा क्षेत्र होता है जहां से क्या कर सकते हैं हम बहुत ही आसानी से दोनों एरिया को क्रॉस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऊपर वाले जो दर्रे होते हैं उसमें से एक दर्रा का नाम है, इसे कहते हैं बुर्जिला दर्रा। इसे बुर्जिला दर्रा कहते हैं। और ये वाला जो होता है इसे हम काराकोरम दर्रा कहते हैं। अगर आपको मेरा ज्योग्राफी क्लास याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर में 4 माउंटेन होते हैं। उसमें सबसे ऊपर वाला माउंटेन जो होता है वो काराकोरम ही पर्वत होता है। तो काराकोरम पर्वत में ही जो दर्रा है उसे काराकोरम दर्रा कहते हैं और इसे बुर्जिला दर्रा कहते हैं। तो मैं माउंटेन आपको फिर से बताऊंगा जम्मू कश्मीर में, आप वरी नहीं करेंगे। चलिए पहले हम देखते हैं कि ये जो बुर्जिला दर्रा ये क्या करता है कि पाकिस्तान को किससे जोड़ता है? पीओके से जोड़ता है। और पीओके क्या है? तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया। यहाँ पे गिलगिट है, बाल्टिस्तान है और यहाँ पे क्या है? आजाद कश्मीर है। इस तीनों ही एरिया को मैंने बहुत ही बारीकी से लास्ट क्लास में बताया है, तो अभी हम फिर से उसको रिपीट नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा दर्रा है? बुर्जिला दर्रा है, जो पीओके के किससे जोड़ता है? पाकिस्तान से जोड़ने का काम करता है बुर्जिला दर्रा। और ये काराकोरम दर्रा क्या करता है? भारत को किससे जोड़ने की कोशिश करता है? चाइना, यानी कि चीन से जो है, जिसके चीन का क्या है? चीन हमारा ऊपर से जो है ना भारत से जुड़ा हुआ है। जो तिब्बत वाला एरिया आता है उसके बाद ऊपर में चीन वाली एरिया जो है वो भारत से सीमा बनाती है ऊपर में। तो वो कौन सी दर्रा है जो इस दोनों के बीच में रास्ता बनाती है? तो काराकोरम दर्रा है। चलिए अब हम लास्ट के 2 दर्रे को देखते हैं। इसमें एक दर्रा जो है ये बनिहाल दर्रा है और ये जो है जोर्जिला दर्रा है। इसे हम बोलते हैं बनिहाल दर्रा और इसे जोर्जिला दर्रा कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा। ये बनिहाल दर्रा जो है ना ये एक्चुअली में इसकी जो राजधानी श्रीनगर है, श्रीनगर को पूरे भारत से जोड़ता है। कहां? पूरे भारत से। ये भारत का ऊपरी हिस्सा आपको समझ में आ रहा होगा। पूरे भारत को कौन जोड़ता है? बनिहाल ही दर्रा है। वैसा पास है, वैसा 2 पर्वतों के बीच का क्षेत्र है, जगह है जो हमारे श्रीनगर को यानी कि जम्मू कश्मीर को, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर को कह सकते हैं या उत्तरी, इसको बोल दिया जाएगा क्या कि उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से जोड़ने वाली कौन सी दर्रा है? तो आपको ऑप्शन के हिसाब से काम करना पड़ेगा कि बनिहाल दर्रा है। या आपसे पूछ देगा कि श्रीनगर को, और नीचे में पूछ देगा कि पंजाब से जोड़ने वाली कौन सी दर्रा है, हरियाणा से जोड़ने वाली कौन सी दर्रा है। तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ एग्जैक्टली मैं जो बोलूंगा वही चीज नहीं पूछा जाएगा, बट आपको ये वेरी श्योर होगा कि बनिहाल दर्रा ही है जो जम्मू कश्मीर को पूरे भारत से जोड़ता है। पूरे भारत से जोड़ने का क्या मतलब है? जैसे कि इतना बड़ा दर्रा तो है नहीं कि ये दिल्ली तक फैला होगा या फिर नीचे हम बात करें तो कर्नाटक केरल तक होगा, नहीं। नीचे तक जोड़ने का मतलब क्या हुआ
होगा कि जम्मू कश्मीर से अगर आप भारत की ओर आते हैं, दक्षिण भारत की ओर आते हैं, तो आपको इसी दर्रा को क्रॉस करके आना पड़ेगा। और यही दर्रा अगर आप क्रॉस करेंगे तो इसी बात को बोल दिया कि ऐसा दर्रा है जो उत्तरी भारत को जो है दक्षिणी भारत से जोड़ने का काम करता है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद जो दूसरा आता है जोरजिला दर्रा, ये जोरजिला दर्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम जोरजिला दर्रा की बात करें तो ये किसको किससे जोड़ता है, तो यहाँ जो इसकी राजधानी श्रीनगर है, ये यहाँ श्रीनगर जो है, यहाँ पे श्रीनगर को किससे जोड़ता है, तो लद्दाख से जोड़ता है। ये मैं थोड़ा नीचे बता दिया हूँ, लेकिन क्या करता है, श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ता है। ठीक है, लद्दाख से श्रीनगर को जोड़ने वाली कौन सी है दर्रा, तो जोरजिला दर्रा है। तो आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं बुर्जिला जोरजिला। देखिए दोनों नाम बहुत ही सिमिलर है, बुर्जिला जोरजिला। आप ऐसे कॉनिकल याद रख सकते हैं, बुर्जिला दर्रा जोरजिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा जोरजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा और काराकोरम दर्रा। काराकोरम तो भूलने वाला कोई सिचुएशन ही नहीं बनता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको 4 पर्वत बताए हैं जो ट्रांस का हिस्सा होता है। ट्रांस पर्वत का 4 हिस्सा है। अभी मैं आपको फिर बताऊंगा, सारे जम्मू कश्मीर में आने वाले हर चीज को आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो ये काराकोरम दर्रा हो गया, ये बनिहाल दर्रा हो गया, काराकोरम बनिहाल, बुर्जिला दर्रा और जोरजिला दर्रा, बुर्जिला जोरजिला बनिहाल काराकोरम, बुर्जिला जोरजिला बनिहाल और काराकोरम। ये हो गए जम्मू कश्मीर के 4 महत्वपूर्ण दर्रे हो गए। अब आगे अगर मैं इसमें बात करूं तो मैं आपको आगे इसी में माउंटेन बताने की कोशिश करता हूं। ये हो गया हमारा जम्मू कश्मीर। इस जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितने पर्वत है, 4 पर्वत है। आप सब जानते हैं, अगर आपने मेरे प्लेइंग लिस्ट में जाकर ज्योग्राफी के क्लास अटेंड किए होंगे, जिसमें मैंने इसी मैप क्लास से पहले ज्योग्राफी क्लास बताया, जिसमें मैं आपको बहुत ही डिटेल में, बस बहुत ही बेसिक तरीके से मैप को समझने की बात बताई कि आखिर पहले हम ओवरव्यू लेते हैं कि हमारा इंडिया मैप कहाँ है, कैसे है, किस तरह से, तटीय क्षेत्र कौन कौन सा आता है, कौन कौन से मतलब बेसिक राज्य हैं, उन सब के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, इन 4 माउंटेन्स के बारे में आपको बता दूं ताकि आप भी जो है इसको याद कर पा सके। ठीक है, तो मैं एक बार शॉर्ट में लिख देता हूं ताकि जो है आप भी जो है दिमाग में रख सकें। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो सबसे ऊपर, सबसे जो जम्मू कश्मीर के सबसे ऊपर में काराकोरम है। इसके बाद वाले पर्वत की बात करूं तो ये लद्दाख है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ये 4 पर्वत के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। आप एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि कौन कौन से हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। 4 महत्वपूर्ण पर्वत जो हैं हमें कहां देखने को मिलते हैं, तो जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं। ये 4 पर्वत किसका हिस्सा है, तो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। अभी आपके मन में एक क्वेश्चन तो उत्पन्न होता होगा कि ट्रांस का क्या मतलब है। ट्रांस का मतलब होता है पीछे। जैसे कि अगर मैं यहां खड़ा हूं तो मेरा ट्रांस कौन सा हो गया, तो बोर्ड हो गया, ये वॉल हो गया, दीवार हो गया, ये ट्रांस हो गया। ठीक है, जैसे कि कैमरा के लिए कौन से ट्रांस हो गए, तो कैमरा के लिए हम ट्रांस हो गए। तो ट्रांस का मतलब होता है पिछला हिस्सा। तो ये जो हमारा जो ये उत्तर का विशाल पर्वत है, उत्तर के विशाल पर्वत के पीछे आती है ये पर्वतें, सबसे लास्ट में आती है, तो इसे ट्रांस हिमालय का हिस्सा कहा जाता है। तो ट्रांस हिमालय के हिस्से में कौन कौन सा आता है, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। अब याद रखेंगे, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय कौन सा है, तो कभी कभी पीर पंजाल आपको ऑप्शन में नहीं होगा, जबकि यही तो है। जैसे कि यहां वाले अगर हिमालय की हम बात करें तो यहां के लिए ट्रांस कौन सा है, तो पीर पंजाल है, लेकिन पीर पंजाल कभी कभी ऑप्शन में ही नहीं रहेगा। अब आप कहोगे कि आपने बताया कि पीर पंजाल पीछे है, ट्रांस है, और ये ऑप्शन में नहीं रहता। क्यों नहीं रहता है, क्योंकि ये वाला जो है वृहद वाला जो पर्वत है, इस वृहद पर्वत के काफी नजदीक हो जाने की वजह से क्या हो जाता है, उसको ट्रांस नहीं मानता है। बहुत ही ज्यादा नजदीक हो जाने की वजह से उसको ट्रांस नहीं माना जाता है, बल्कि उसके पीछे वाला ऑप्शन में आपको मिलेगा कौन, जास्कर मिलेगा। तो आप ऑप्शन में देख के जास्कर मार सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर में कितने दर्रे, तो 4 दर्रे। कौन कौन से, बोर्जिला, जोरजिला और कौन सा, बोर्जिला, जोरजिला, बनिहाल और काराकोरम, 4 दर्रे। कितने उसमें माउंटेन्स हो गए, तो 4 हो गए। कौन से, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल हो गया। ठीक है, इतनी बात को आप समझ गए होंगे। तो ओवरऑल जो भौगोलिक चीजें थी हमने उसको जम्मू कश्मीर में देख लिया कि जम्मू कश्मीर में क्या भौगोलिक चीजें इंपॉर्टेंट है और हमें देखने हैं, तो उन सब के बारे में जो है हमने इकट्ठा कर लिया जानकारी। तो आगे जो हम देखते हैं कि आगे हमें और इसमें क्या पढ़ना है। और मैंने आपको ऑलरेडी 2 बातें और आपसे कही थी कि काराकोरम का जो विस्तार को अगर हम देखें तो ये काराकोरम आगे जाके एक विस्तार करता है जिसे बोला जाता है पामीर का पठार। पामीर का पठार कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कई दफा पूछता है और ये कहाँ, लगभग चाइना में ये देखने को मिलता है, पामीर का पठार, जिसे दुनिया का छत कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, दुनिया का छत कहते हैं। और वहीं इसका विस्तार तिब्बत में है, जिसको कैलाश मानसरोवर कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलाश मानसरोवर कहते हैं, कैलाश
मानसरोवर। ये बीपीएससी में एक बार पूछा हुआ है कि कैलाश मानसरोवर ना किसका विस्तृत है, तो किससे विस्तारित है, तो आप क्या बताएंगे कि काराकोरम से ही कैलाश मानसरोवर बना है। और पामीर के पठार जो है, पामीर का पठार भी जो है किससे बना हुआ है, तो पामीर का पठार भी बना हुआ है किससे, तो काराकोरम का ही एक विस्तार वहां देखने को मिलता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि पामीर का पठार सिर्फ और सिर्फ काराकोरम से नहीं बना है, ये यहां से पाकिस्तान वाले यहाँ पे एक हिंदकुश पर्वत है, ये हिंदकुश पर्वत भी वहां जाके मिला है जहां पे ये काराकोरम वाला जाके मिला है। और कुछ पर्वत कहाँ के हैं, चाइना के कुछ पर्वत आकर वहां मिले हैं और वहां क्या बना दिया, ऐसे छत जैसा स्ट्रक्चर बना दिया है। कैसे पठार है, वो पूरे छत है। पठार अगर आप समझ रहे होंगे कि क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है, आप ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सारी वीडियो एक लाइन से क्रमबद्ध करके रखी गई आपके लिए, तो आप वहां से देख सकते हो। तो पठार क्या होता है कि एक ऐसा एकदम पर्वत होता है जो इसका ऊंचाई 1000 मीटर होता है समुद्री क्षेत्र से, समुद्री लेवल से, लेकिन वो कैसा होता है, एकदम प्लेन सरफेस होता है, इसीलिए उसे हम पठार कहते हैं। और पर्वत कोनिकल होता है, इतनी बात तो आप जानते भी होंगे ऑलरेडी। तो पठार कौन कौन से चीजों से लेके मिलता है, यहाँ हिंदकुश पर्वत हो गए, यहाँ का वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में बॉर्डर बनाता है हिंदकुश पर्वत, काराकोरम पर्वत हो गया, ये सब ऊपर जाकर एक जगह पे मिल जाते हैं और वहां एक पठार का निर्माण कर देते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, पामीर का पठार कहते हैं और दुनिया का छत भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन कभी कभी आपसे यह भी पूछेगा कि दुनिया का छत भारत के किस पर्वत का विस्तार रूप है, तो आप याद रखेंगे किसका, काराकोरम, काराकोरम का विस्तार रूप है। और कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत शिव जी के लिए बहुत ही प्रख्यात है, हम सब जानते हैं कि हमारे महादेव शिव जी, जिनको अलग अलग नाम से हम बोलते हैं, अभी सावन भी चल रहा है, तो उनका जो मतलब निवास स्थल कौन सा था, तो कैलाश मानसरोवर था। तो कैलाश मानसरोवर भी कहां स्थित है, तो आप याद रखेंगे कैलाश पर्वत भी किसका विस्तार है, तो काराकोरम का विस्तार है। इतनी बात होप आप समझ गए होंगे। तो मैं पहले इसको इरेज करता हूं, फिर आपको आगे की घटना जो है बताता हूं। ये है जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र, जैसे कि आप सब जानते होंगे, ये है उरी जहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था अभी फर्स्ट, और देखिए यहाँ श्रीनगर हो गया इसकी राजधानी, ये कारगिल जहाँ वॉर हुआ था, और ये हो गया लद्दाख। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको समझने हैं। आप हालांकि मैप में देखेंगे तो मैप में भी आप समझ सकते हैं, मैं आपको मैप में दिखाने का कोशिश करता हूँ अगर मिल जाता है जल्दी तो। आपको यहाँ दिखेगा नहीं, बहुत ही ये फिजिकल वाला मैप है। चलिए मैं मैप अवेलेबल करा दूंगा जहाँ आप अच्छे से देख पाएंगे, मैं आपको कल दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम कि यहाँ पे क्या होता है कि आप इन सब जगहों को देख लिए। अब हम देखते हैं कि घाटी क्या होता है, वैली आप सुने होंगे कि वैली क्या होता है। चलिए हम वैली के बारे में देखते हैं कि घाटी क्या होता है। घाटी दैट मीन्स इंग्लिश में वैली बोलते हैं। ये वैली क्या होता है इसको हम समझते हैं। वैली क्या होता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 4 पर्वत हैं, ये 4 पर्वत हैं और ये चारों पर्वत के बीच में आने वाला जो एरिया होता है इसको हम वैली कहते हैं। इस चारों पर्वत के बीच में आने वाला जो एरिया होता है ये इसे हम क्या कहते हैं, वैली कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, वैली कहते हैं। और वैली का उपयोग क्या होता है, वैली किस चीज़ों में इंपॉर्टेंट होता है, ये भी समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं कि वैली जो होता है इसमें सेब उत्पन्न होते हैं सबसे ज़्यादा। तो इसीलिए जम्मू कश्मीर में आज भी आप जाइएगा ना तो सेब आपको कैसे मिलेगा पता है, 40 रुपये पर केजी मिलेगा। 40 रुपये आपको पर केजी सेब वहाँ देखने को मिलेगा। और वहीं आप कहीं और खरीद के देख लीजिए 100 रुपये से कम कहीं आपको नहीं मिलता है। तो क्या रीज़न होता है कि यहाँ पर जो है ये घाटी जो होती है इसमें, इसका नाम मैं आपको बता दूँ, कुल्लू घाटी इसको कहते हैं। कुल्लू घाटी में भारत में सर्वाधिक सेब जो है कुल्लू घाटी में देखने को मिलता है। और यहीं पाकिस्तान का स्वात घाटी है। नॉलेज के लिए मैं आपको पाकिस्तान की भी इस बात को बताता हूँ, स्वात घाटी। तो ये कुल्लू घाटी और स्वात घाटी में क्या, स्वात घाटी में सबसे ज़्यादा क्या हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ जो है फल का यानी कि सेब का उत्पादन जो है सर्वाधिक यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और इसके बाद मैं बता दूं कि ये वाला जो क्षेत्र है हमारा काराकोरम, इस काराकोरम के क्षेत्र में मैंने आपको बताया था कि यहाँ 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक K1 है और यहाँ एक K2 है। मैंने आपको बताया था K1 को मैंने क्या बताया था कि K1 क्या है, गॉडविन ऑस्टिन है, और K2 क्या है, गैसर ब्रूम है। ये दोनों क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। K2 जो है ये हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी तो है, लेकिन ये वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। वहीं अगर हम देखें कि अगर इसके हिसाब से तो ये पाकिस्तान में चली गई, तो अभी हम वर्तमान भारत की स्थिति को देखें तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है। ठीक है, आप याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। ये दोनों ही क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ऊंची चोटी कौन है। अगर सब भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2, ठीक है, और भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है तो कंचनजंगा है। इस बात को आप याद रखेंगे।
होंगे। तो ये आप समझे होंगे कि ये बीच वाला जो एरिया होता है, दो पर्वतों के बीच का एरिया को हम क्या बोलते हैं? वैली बोलते हैं, घाटी बोलते हैं। वैली यानी कि घाटी उसे हम बोलते हैं। इतनी बात आप समझे होंगे, एरिया इतना समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत की अगर हम बात करें कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत कौन है, तो अरावली है, ठीक है। अरावली क्या है? दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत में आती है। और सबसे आपसे अगर वर्तमान पर्वत की बात करें कि कौन सी पर्वत है जो सबसे नवीन है, सबसे नई पर्वत है, तो वो हिमालय है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सबसे नवीन पर्वत कौन है? हिमालय है, हिमालय। और ये हिमालय का उत्पन्न कैसे हुआ था? हिमालय कैसे उत्पन्न हुआ था? तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या हुई थी, हमारा जो उत्तरी भाग है वो आकर क्या किया था, हमारे नॉर्थ वाले पार्ट जो है जहां भी पूरा भारत बना है उससे आकर टकराई थी और हिमालय का निर्माण हुआ था। तो हिमालय को सबसे नवीन माना जाता है। देखिए नवीन का मतलब आप ये मत समझ बैठिएगा कि नवीन मतलब 100 साल पहले, 150 साल पहले, वैसा नहीं होता है। नवीन का मतलब अगर ज्योग्राफी में बात कर रहे हैं तो लगभग 1000 साल, करोड़ साल पकड़ के चलिए, वो 1000, 10,000 से नीचे तो होता ही नहीं है उसमें, ठीक है। चलिए जब हम ब्रह्मांड के बारे में आपको बताएंगे तब आप देखिएगा कि वहां पे करोड़ों साल जो होता है उसको बहुत ही नवीन माना जाता है। उसी तरह से ज्योग्राफी में जो मैं नवीन कह रहा हूं, इस नवीन का मतलब करोड़ों साल पहले की बात हो रही है। तो अरावली को क्या माना जाता है? सबसे पुरानी पर्वत माना जाता है। और हिमालय जो है ये सबसे नवीन पर्वत है। चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर हम फर्दर आपको जानकारी देते हैं। चलिए अब हम जम्मू कश्मीर के बारे में एक बात और जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो सबसे ऊंचा वाला जो जगह है जिसे हम लेह कहते हैं, तो लेह वाला एरिया होता है, वो लेह वाला एरिया में क्या है, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो लेह में होती है। सबसे ऊंचा एयरपोर्ट अगर हम बात करें तो कहाँ पे है? तो ये भी लेह में हो जाएगा। सबसे ऊंचा संसदीय क्षेत्र पूछा जाता है तो कहाँ हो जाता है? तो लेह हो जाता है। सबसे ऊंचा हॉस्पिटल अगर आपसे पूछा जाएगा तो कहाँ हो जाएगा? लेह हो जाएगा। तो याद रखेंगे, सबसे ऊंचा एयरपोर्ट पूछेगा, सबसे ऊंचा संसदीय क्षेत्र पूछेगा तो लेह हो जाएगा। और तीसरी चीज आपसे क्या बोलेगा? सबसे ऊंचा हॉस्पिटल कहां हो जाएगा? तो लेह में हो जाएगा। इसके बाद काराकोरम में ये वाला एरिया जो आता है सियाचिन ग्लेशियर, मैंने आपको ग्लेशियर भी सारा कुछ बताया है कि ग्लेशियर कौन कौन से ग्लेशियर है काराकोरम में, उसमें से हम सबसे प्रमुख देखते हैं सियाचिन ग्लेशियर। इसको क्या बोला जाता है कि ये सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित युद्ध का मैदान कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर। ये एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि सियाचिन ग्लेशियर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर जो है हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाई का मैदान कहां पर है? तो सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन ग्लेशियर किसका पार्ट है? तो काराकोरम पर्वत का है। चलिए मैं आपको अब एक घटना बताता हूं कि सियाचिन ग्लेशियर पे अत्यधिक ठंड पड़ने की वजह से वहां पे पाकिस्तान की आर्मी और इंडियन आर्मी को सर्वाइव करने में काफी दिक्कत हो रही थी। तो दोनों के बीच में एक समझौता हुआ कि क्यों ना हम, पाकिस्तान वाले ने कहा कि हम अपनी आर्मी पीछे कर लें और आप अपनी आर्मी पीछे कर लो और हम क्या कर सके इस इतनी बड़ी ठंडी में। जैसे सियाचिन ग्लेशियर क्यों नाम पड़ा? क्योंकि वहां पे हजारों सालों से पर्वत, ऐसे बर्फ के पर्वत का निर्माण हो चुका है जो मेल्ट नहीं करता है और उस पे हम क्या कर सकते हैं? स्कीटिंग वगैरह कर सकते हैं। मतलब सर्वाइव करना काफी मुश्किल है हालांकि वहां पर। तो वो हजारों सालों से क्या है, पर्वत का चट्टान पर बर्फ का चट्टान बना खड़ा है। तो सियाचिन ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ कि पाकिस्तान वालों ने एक संधि करी कि हमारी भी सेना यहाँ नहीं रहेगी, आपकी भी सेना नहीं रहेगी। यहाँ को ठंड में क्या हो रही है, यहाँ सेना पे मरवाने से हमारे देश को कोई प्रॉफिट नहीं है। तो भारत सरकार तो हमेशा जो है एक अच्छी नीति अपनाने की कोशिश करती है। उसे एक पॉजिटिव मैसेज मिला तो उसने क्या करा, अपनी सेना पीछे कर ली। लेकिन पाकिस्तान ने जस्ट उसका उल्टा फायदा उठाया और अपनी सेना को क्या करी और सियाचिन ग्लेशियर में आगे बढ़ा दी। जब ये बात हमारे ये दिल्ली तक आई, हमारे राजधानी तक आई, तो इस बात का समाधान के लिए क्या किया गया कि इन लोगों ने एक डिसीजन लिया कि अगर हमारी आर्मी वहां लड़ेगी तो उसे उस तरह की यूनिफॉर्म चाहिए। तो ये लोग उठकर चले गए हमारे कहां पे, मध्य एशिया के तरफ, इटली के तरफ गए। और इटली के पास एक जगह है जहां पे सर्वाधिक ठंड पड़ती है, जिस तरह से यहाँ ग्लेशियर में पड़ता है। और वहां के देश वालों से कहा कि हमें कुछ यूनिफॉर्म्स चाहिए आर्मी के, जिसमें क्या कर सके हम ग्लेशियर ऐसे जगहों पे सर्वाइव कर सके। तो उन लोगों ने कहा कि अभी हमें क्या है, थोड़ी सी समय लगेगी, कम से कम 2-3 साल के बाद ही मैं आपका ऑर्डर दे पाऊंगा। तो उससे पूछा गया कि भाई इतने साल बाद आप क्यों दोगे? तो बोला कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्डर हैं। तो पता किया गया तो पता चला कि उस ऑर्डर जो है वहां पे ऑलरेडी किसने दे रखा था? पाकिस्तान ने दे रखा था। तो अब ये समस्या आ गई हमारे देश वालों को। उन्होंने सोचा कि अगर वो पाकिस्तान को पहले दे देगा, फिर 2 साल बाद वो मेरा ऑर्डर एक्सेप्ट करेगा, फिर बनाएगा, तब तो पाकिस्तान और भी चढ़ाई कर देगा। तो ये हो जाएगी एक दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो इसकी समस्या के लिए जब हमारे नेता वापस आए तो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हमारे पास जो चीज है हम उसी में सर्वाइव करने का कोशिश करेंगे, उसी में जो है हम क्या करेंगे, अपनी सेना को। फिर क्या हुआ, हमारे देश के सेना को एकत्रित किया गया और देश की सेना, हमारे पास जो ही ऊनी कपड़े थे उन्हीं को जो है एक सही ढांचा में बनाकर आर्मी को पहनाकर और सियाचिन ग्लेशियर भेजा गया।
मतलब आपको ताज्जुब होगा जानकर कि बस उसी यूनिफॉर्म में जो है हमारे भारत के जो सेना है वो पहुंच गए सियाचिन ग्लेशियर में। और 1984 में 2 ऑपरेशन चलाया गया, मेघदूत और राजीव, और बहुत ही बुरी तरीके से पाकिस्तान को खदेड़ के वहां से भगाया गया। हुआ कुछ ऐसा कि जब ये हमारे भारत के सेना जब उसको मारकर भगाकर और उसी के जो अड्डे थे वहां पर जब ये लोग बैठे हुए थे निश्चिंत होकर, तो पाकिस्तान की आर्मी जो है वो इटली से यूनिफॉर्म लेकर लौट रही थी। और उसे क्या लगा कि भारत की जो सेना यहां तक तो पहुंच ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसने इटली को ऑर्डर तो दिया ही नहीं, इटली के जो वो देश है उसको तो ऑर्डर दिया ही नहीं। तो वो बिना कुछ सोचे समझे और क्या करी, उसको आगे देखकर उसे ऐसा लगा कि हमारी पाकिस्तानी सेना इतनी आगे आ गई है, लेकिन इंडियन आर्मी के सामने तो कोई चलने वाला है नहीं। एक्चुअली में कौन थी? इंडियन आर्मी। तो उस इंडियन आर्मी को क्या करी, पाकिस्तानी सेना समझकर बहुत सारा यूनिफॉर्म दे दी जो उस देश से निर्मित था, बहुत सारा मतलब खाने पीने का सामग्री वगैरह दे दिया। तब तक जो उसका जो मतलब जीत का जो इंफॉर्मेशन है वो दिल्ली तक पहुंचा ही नहीं था। और पाकिस्तान वालों ने क्या किया, उनको लगा कि वो जीत गए हैं और वो सारा यूनिफॉर्म, सारा जो खाना वगैरह था वो इंडियन आर्मी को ही पाकिस्तान आर्मी समझकर दे दिए। अब यहाँ पे क्या होने लगा कि एक बहुत ही अच्छा मैसेज गया दिल्ली में कि क्या है कि हमने विजय भी पा लिया है और पाकिस्तान वाले खुश होकर हमें यूनिफॉर्म भी दे दिए। तो ये बहुत ही मतलब एक अजीब सा घटना था। तो आज भी क्या होता है कि जितने हथियार और यूनिफॉर्म पाकिस्तानी आर्मी समझ के उन्हें दिए गए थे, तो आज भी सियाचिन ग्लेशियर पे वह यूनिफॉर्म पहनकर हमारे इंडियन आर्मी खड़े होते हैं पाकिस्तान के सामने और कहते हैं कि देखो तुम्हारा यही औकात है कि तुम अपने ही आर्मी को नहीं पहचान पाए और तुम्हारे आर्मी का वस्त्र पहन के आज हम भी ढाल बनकर खड़े और तुम मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकते हो। तो ये हमारे इंडियन आर्मी की पहचान है। तो ये घटना आप याद रखेंगे कि 1984 में क्या हुआ था, 2 ऑपरेशन चलाए गए थे, ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन राजीव से सियाचिन ग्लेशियर को 1984 में भारत के अधीन ले लिया गया था, जिस पर किसने हमला कर दिया था, पाकिस्तान ने कब्जा कर दिया था। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट युद्ध हमें याद रखना है, जो कौन सा है, 1999 में जो कारगिल के युद्ध है 1999 में। और कारगिल के युद्ध के बारे में हम विशेष चर्चा जो है कल करेंगे। अभी हम बस इतना ही जानते हैं, कारगिल यहाँ पे जम्मू कश्मीर का वो क्षेत्र है जहाँ पे क्या हुआ था, एक बार फिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की क्या हुई थी, भिड़ंत हुई थी और पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से 1999 में कारगिल युद्ध में हारा था। लास्ट में पहले तो उसने ही अत्याचार किया हम लोगों पे और फिर जो है उसे हार का सामना करना पड़ा। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसके आगे की कहानी को देखेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको सब कुछ पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।